नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की तारीख है 28 अप्रैल 2022 और आज के देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला करंट अफेयर्स है मलका महल के बारे में। मलका महल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अभी क्या हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट ने मलका महल को रिनोवेट करने का फैसला लिया है। ये 14th सेंचुरी का एक मोन्यूमेंट है। ठीक है, मलका महल के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं और थोड़ा जानते हैं। इसे 1325 में बनाया गया था। किसके द्वारा? जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें जो सुल्तान थे, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, उनके द्वारा बनाया गया था। अब इसमें क्या है कि जो नवाब अवध के जो नवाब थे उनके डिसेंडेंट अभी उसमें रिसाइड करते हैं और अभी करते थे अभी तक। अभी क्या हुआ कि जो इसको वलियत महल के नाम से भी जाना जाता है। वलियत महल के नाम से इसलिए जाना जाता है, जो बेगम वलियत महल थी उनको सम्मान देने के लिए जो इसका नाम वलियत महल भी पड़ा था, क्योंकि ये अवध की थी तो इसलिए ये वलियत महल इसको कहते थे। ठीक है, ये रॉयल फैमिली से, अवध की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान लेते हैं। जो फिरोज शाह तुगलक थे 1309 में पैदा हुए थे। इनके जो कजिन थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनकी डेथ के बाद ये गद्दी पे बैठे थे। ये तीसरे रूलर थे तुगलक डिनेस्टी के, जिन्होंने दिल्ली पर रूल किया 1320 से 1412 के बीच में। तुगलक जो पावर में आए थे 1351 से 1388 के बीच में पावर में रहे। इन्होंने जो है जजिया को इम्पोज करना स्टार्ट किया था। ठीक है, जजिया जैसे कि आप जानते हैं ये नॉन मुस्लिम पे एक लेवी होता था, एक टैक्स होता था। ठीक है, तो ये जजिया इन्होंने शुरू में इन्होंने स्टार्ट किया था। इन्होंने एक इनहेरिटेंस का, जो आर्म फोर्स में इनहेरिटेंस का जो प्रिंसिपल था, उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया था। इसमें क्या होता था, जैसे कि जो ऑफिसर्स होते थे, जो आर्मी के ऑफिसर्स होते थे, अगर जब वे रिटायर हो जाते थे तो उनको तो अब क्या ना आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, तो उन्हें घर पे बैठा दिया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि आप अपने बच्चों को भेजिए। ये एक रूल बन गया था। ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन आर्म फोर्सेस, इसी को बोलते थे। ठीक है, इनको फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट भी कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को, क्योंकि इन्होंने बहुत से गार्डन बनवाए, कैनाल बनवाई। तो इस चीज़ पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया, जिससे कि इरिगेशन को, जो सिंचाई को काफ़ी बढ़ावा मिला इनके टाइम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में। ये क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लगा हुआ है और ये कितने मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, कितना ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और कौन सी रिवर पर लगा हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जैसे CCEA बोलते हैं, इन्होंने 540 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट चेनाब रिवर के ऊपर अप्रूव किया है। ये पार्ट है इंडस बेसिन का। और वो 4 जो प्रोजेक्ट उसमें अनाउंस किए गए हैं कि जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, उनमें से ये एक क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ये कहा जाता है कि ये लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2500 आदमियों को रोजगार प्रदान करेगा। ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? चिनाब वैली पावर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है NHPC का और JKSPDC का। ठीक है, अब थोड़ा सा चेनाब रिवर के बारे में जान लेते हैं। चेनाब रिवर क्या है कि चेनाब रिवर कहाँ से पैदा होती है, कहाँ से ये निकलती है? ये अपर हिमालयाज में जो लाहौल स्पीति, जो हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है लाहौल एंड स्पीति, वहाँ से राइज होती है, वहाँ से निकलती है, इसका जन्म होता है। अब जो चेनाब रिवर है 2 रिवर से मिलकर बनी हुई है, जो कि एक है चंद्रा और दूसरी है भागा, जो कि टंडी में है। टंडी क्या एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से क्या नाम इनका कॉन्फ्लुएंस होता है और वहाँ पे चेनाब बनती है। ये फ्लो किधर करती है? जो जम्मू एंड कश्मीर का जो जम्मू रीजन है उसके थ्रू ये फ्लो करती है। अब इसके जो जम्मू कश्मीर में कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में न्यूज में रहे हैं। मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका उद्घाटन किया था, जैसे रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, सलाल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, डल हस्ती पावर प्रोजेक्ट इन किश्तवाड़ और पाकुल डल डैम पावर प्रोजेक्ट, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमने जाना।
अब हम जानते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। सॉरी, यहाँ पे फोरम लिखा गया गलती से, ये आउटलुक रिपोर्ट है। अभी क्या है, लेटेस्ट एडिशन आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का, जो कि रिलीज की जाती है आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, जो इन्होंने पहले फोरकास्ट की थी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के बारे में, उसमें कट लगाया है इन्होंने, मतलब थोड़ी सी कम कर दी गई है। अगर पहले बता रहे थे कि भाई 8.4 होगी, तो अभी बोल रहे कि 8.2 होगी 2022-23 के लिए। 8.2% तक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहेगी। अब इन्होंने ये भी बताया कि इंडिया जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, जो कि चाइना की इकोनॉमी की 2 गुनी ये इंक्रीज करेगी, ये ऐसा ही इनका कहना है। चाइना की कितनी है, 4.4% और हमारी 8.2% है आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। थोड़ा सा इसकी ग्रोथ फोरकास्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि इंडिया का क्या सिनेरियो, इंडिया के बारे में क्या क्या और चीज़ें बोल रहा है। इंडिया के बारे में इसने जो ग्रोथ प्रोजेक्शन की थी उसको थोड़ा सा इसने कमती किया है, यानी कम किया है, लोअर किया है। कितने परसेंट से, 0.8% पॉइंट से इसने कम किया है 2022-23 के लिए, जबकि इसने पिछली बार फोरकास्ट की थी कि 9% के हिसाब से होगी 2021 में इसी टाइम में। 2021 में इंडिया ने जो अपनी रिपोर्ट ग्रोथ रजिस्टर की थी वो 8.9% की ग्रोथ रजिस्टर की थी अपनी, और जो कि 2023-24 में जो फोरकास्ट हुई है कि वो 6.9% के हिसाब से क्या नाम फोरकास्ट की गई है। आईएमएफ ये भी एक एस्टिमेट लगाता है। आईएमएफ का ये भी कहना है कि इंडिया के जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़ा बढ़ेगा। वो कितना बढ़ेगा, वो 3.1% 22-23 में, 2022 और 23 जो ये फाइनेंशियल ईयर है इसमें 3.1% बढ़ जाएगा। कहाँ से, 1.6%, जो 21-22 में 1.6% था, अभी वो 3.1% बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानते हैं, आईएमएफ जो है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। आईएमएफ क्या है, ये वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके इन्होंने ये क्या नाम फोरम जो बनाई है, जो रिपोर्ट बनाई है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके इसे रिलीज करता है। इनने क्या हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जो वार रेविस्ट कंट्रीज थी जिसमें वार लड़ा गया था वो तहस नहस हो गई थी, उनको उभारने के लिए, उनका रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आईएमएफ ने इसका स्थापना की थी। ये 1945 में स्थापित हुई थी आईएमएफ, ठीक है, और इंडिया ने इसे ज्वाइन किया था 27 दिसंबर 2045 में। इसका एक ही काम है कि स्टेबिलिटी लाना, जो मॉनेटरी सिस्टम्स होते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है आईएमएफ है, उसका काम है कि स्टेबिलिटी लाता है मॉनेटरी सिस्टम में। अब इसके द्वारा कौन कौन सी और रिपोर्ट रिलीज की जाती है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जो आपकी अभी हम पढ़ रहे हैं। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा और जाने, ये एक सर्वे आईएमएफ का जो कि 2 बार एक साल में 2 बार पब्लिश किया जाता है, 1 अप्रैल के महीने में, 1 अक्टूबर के महीने में। इसका काम यही होता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को एनालाइज करता है, प्रेडिक्ट करता है, उनके बारे में बताता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एक इन्फ्लुएंजा के बारे में, जो कि बर्ड फ्लू है, इसका नाम दिया गया है H3N8 बर्ड फ्लू। ये अभी हाल ही में क्या हुआ है, किस कंटेक्स्ट में, कि चाइना का जो क्या नाम हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने बताया कि वहाँ का एक 4 साल का लड़का है, उसमें इसके सिम्टम्स देखे गए हैं, जो कि बर्ड फ्लू का जो वेरिएंट है H3N8 जो वेरिएंट है, उस लड़के में ये सिम्टम्स देखे गए हैं, वो लड़का इस वेरिएंट से इन्फेक्टेड है, ठीक है। ये बर्ड फ्लू का जो वायरस है, जो H3N8 वेरिएंट है, ये पहले भी वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में, घोड़ों में, कुत्तों में और सील्स और चिड़ियाओं में, बर्ड्स जो पक्षी होते हैं उनमें ही देखा गया है, ठीक है। हालांकि अभी तक इसका ह्यूमन में कोई इस तरह का केस रिपोर्ट और केस दर्ज नहीं किया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बर्ड फ्लू के बारे में थोड़ा और हम जानते हैं कि जो ये इसे एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं, ये कि एवियन फ्लू है, बर्ड फ्लू जिसे हम जानते हैं, ठीक है। ये इन्फ्लुएंजा जो है वायरस की वजह से होता है। वायरस कौन कैरी करता है, बर्ड्स कैरी करते हैं,
ठीक है। हालांकि ये जो ह्यूमन में अभी तक ऐसा कोई इन्फेक्शन का कोई केस नहीं आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए, एक H5N1 और दूसरा H7N9, ये कुछ ऐसे वेरिएंट है, ये बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा के ऐसे वेरिएंट है जो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं इंसानों में, ठीक है। और इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है, किसकी, H5N1 की अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं है। जो एवियन H5N1 वायरस है, ये एक सब टाइप है किसका, पैथोजेनिक वायरस का, जो कि सबसे पहले ह्यूमन को इसने इन्फेक्ट किया था 1997 में। कहाँ पे, पोल्ट्री फार्म था, पोल्ट्री आउटब्रेक हुआ था वहाँ पे, जो पोल्ट्री होती है, मुर्गियाँ है कह लो या और भी पक्षी कह लो, हांगकांग चाइना में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। देखिए 4 टाइप का होता है, जिस टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। टाइप ए और टाइप बी जो है, ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस वायरस होता है और ये हर साल फैलता ही फैलता है। अब टाइप ए के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो टाइप ए को क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप में। इसके पास 2 प्रोटीन होते हैं। जो इसका सरफेस होता है, अगर इसकी हम स्ट्रक्चर देखिए, सॉरी मैं इसकी स्ट्रक्चर को यहाँ पे नहीं लगा पाया, इसकी जो पिक है और पिक्चर है उसको नहीं लगा पाया किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, पर हम थोड़ा सा इसके बारे में ऐसी ओरली जान लेते हैं। ये इसके सरफेस पे 2 प्रोटीन होते हैं, जैसे कि हमने कोरोना वायरस में ही देखा। कोरोना वायरस में जो स्पाइक निकली होती है वो कोरोना वायरस के प्रोटीन होते हैं ना। तो इसी तरह के इसके 2 प्रोटीन होते हैं सरफेस पे, जिसे हमें ग्लूटिनिन बोला गया HA और न्यूरामिनिडेज बोला गया, ठीक है। अब ये जो 2 प्रोटीन है, इसके भी मिलके ये कई सारे वेरिएंट बनाते हैं, जिसमें से एक H5N1 एक वेरिएंट है, H7N2, H9N6, H17, H10, H18, H18N11। इस तरह के कुछ वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें से H5N1 काफ़ी खतरनाक बताया जाता है, और भी इसके वेरिएंट मिल सकते हैं। इन्फ्लुएंजा सी की बात करें तो ये ज़्यादातर ह्यूमन में देखने को मिलता है, बट अभी तक इसका कोई ऐसा ये अब क्या नाम, कुत्तों और सुअर्स में भी, यानी कि डॉग्स और पिग्स में भी देखने को मिला है। इन्फ्लुएंजा डी की बात करें तो कैटल में पाया जाता है मेनली, बट इट इज़ नॉट नॉन टू इन्फेक्ट और कोज ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन में अभी तक इसका ऐसा कोई केस देखने को नहीं मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब इसके स्प्रेड की बात करते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है, ये बहुत ही रेयर होता है, मतलब ये बहुत ही कम देखने को मिला है, मगर ये हो सकता है। और ये किस वजह से होता है, जैसे कि इंटीमेट कॉन्टेक्ट से, फिजिकल कॉन्टेक्ट से, कि ह्यूमन टू ह्यूमन अगर ह्यूमन सेक्स करेगा तो ये फैलने के इसके आसार रहते हैं, इसके चांस रहते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन है और ये 60% तक काफ़ी फैटल होता है, 60% इसकी फैटिलिटी रेट है, ठीक है। अब जो इसका क्या नाम सॉरी जो इसका स्प्रेड है वो बर्ड के इंजेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। ऐसा कोई केस अभी तक देखने को नहीं मिला है, और ये कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, किसकी जो क्या नाम, ये बर्ड्स होती है, इनके कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। अब इसका एक बचने को कि उनकी पल्किंग और कलिंग की जाए, जो इन्फेक्टेड बर्ड्स है प्रॉपर तरीके से उनकी पल्किंग और कलिंग की जाए, जो भी वाटर बॉडी है उनको उसमें ड्रॉप कर दे इन्फेक्टेड बर्ड को, ठीक है। तो इसके बचने का एकमात्र उपाय ये है। अब ह्यूमंस में अगर बात करें, जो सिम्टम्स जो बर्ड के इन्फेक्शन के है, ये सीजनल फ्लू है, और इस सिम्टम्स इसके ये होता है कि फीवर आएगा, बॉडी में एक होगा, दर्द ये देखने को मिलेंगे, गले में खराश, गला खट्टा दुखन होगी, आपकी नाक बहेगी, सिर में दर्द देखने को मिलता है, फैटिक थकावट और अकड़न, शरीर में जो अकड़न ऐठन होती है वो देखने को मिलती है। इस केस में अगर आपका ये सिम्टम्स आते हैं तो चांसेस है कि आपको ये इन्फ्लुएंजा हुआ है, ठीक है। इसका जल्दी से इलाज किया जाए, जल्दी से इसकी रोकथाम की जाए, यही इसका एक उपाय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आर्टिकल है सेक्शन 144 CRPC, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अभी हाल ही में क्या हुआ कि उत्तराखंड का जो एक डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे सेक्शन 144 को इम्प्लीमेंट कर दिया है, लागू कर दिया है। एक प्रोविशनरी ऑर्डर है, जो प्रोविशनरी ऑर्डर है इसका काम क्या है
कि ये एम्पावर करता है किसी मजिस्ट्रेट को, किसी स्टेट का जो जैसे डिस्ट्रिक्ट है, जो अभी उत्तराखंड की यहाँ पे बात है, उत्तराखंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका जो मजिस्ट्रेट होगा, मान लो जैसे रुड़की का जो मजिस्ट्रेट होगा, डीएम होगा, या किसी यूनियन टेरी का जो डीएम होगा, वो ये ऑर्डर पास करता है। और ये ऑर्डर पास किस उसमें किया जाता है कि ये रोकता है 4 या 4 से ज़्यादा आदमियों को किसी स्पेसिफिक एरिया में, जहाँ पे हमें ये लगता है यहाँ पे कोई ऐसा डेंजर हो सकता है, यहाँ पे दंगा भड़क सकता है, या इस तरह की गैदरिंग से अफवाह फैल सकती है, लोगों की जान माल को हानि हो सकती है, वहाँ ऐसे एरिया में 4 या 4 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगाता है ये। और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर कहीं पे किसी खतरे का हमें आसार दिखाई देते हैं, नुआंस हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है, वहाँ पे इसे इम्पोज किया जाता है। ठीक है, ये जो ऑर्डर है किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी पास किया जा सकता है, जनरल पब्लिक के अगेंस्ट भी पास किया जा सकता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं इसके बारे में कि जो इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके फीचर्स से ये रेस्ट्रिक्शंस किस पे लगाता है कि हैंडलिंग पर, ट्रांसपोर्ट पर के वेपन्स की इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। और इसमें पनिशमेंट का भी प्रावधान किया गया है। पनिशमेंट इसमें मैक्सिमम 3 साल की रखी गई है। और पब्लिक के मूवमेंट पे और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे ये पाबंदी लगाता है। अगर कहीं पे किसी एरिया में अगर सेक्शन 144 लगा हुआ है तो वहाँ के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, स्कूल, विद्यालय, यूनिवर्सिटी, वो बंद रहेगी उस टाइम पे और पब्लिक का मूवमेंट बंद रहता है। ठीक है, ये बार लगाता है कि किसी भी टाइप की पब्लिक होल्डिंग पे, रैलीज पे, क्योंकि रैली आप नहीं निकाल सकते, किसी टाइप की पब्लिक मीटिंग वहाँ पे आप नहीं रख सकते हैं, ये सब चीज़ पे आपका पाबंदी लगाता है। ठीक है, पनिशेबल ऑफेंस होता है अगर आप इन लॉ को नहीं मानते हो, इस लॉ को अगेंस्ट जाके पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हो या करते हो, तो ये आपका पनिशेबल ऑफेंस है, आपको जेल होनी ही होनी है। ये इंटरनेट की एक्सेस को भी ब्लॉक करता है। ये इस जब सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये जो अथॉरिटी है जो इसे इम्प्लीमेंट करती है उसको ये भी पावर दी जाती है कि वहाँ की इंटरनेट की एक्सेस को भी उस रीजन में जहाँ पे लगाया गया है उसको ब्लॉक कर सकता है, इंटरनेट की एक्सेस को। ठीक है, ये इसका काम यही होता है कि पीस और ऑर्डर को उस एरिया में क्या नाम मेंटेन करने की कोशिश करता है, जिससे कि रेगुलर लाइफ पर कोई इफेक्ट ना पड़े, वो नॉर्मल चलती रहे। ठीक है, थोड़ा सा और हम आगे जानते हैं कि इसको कितने टाइम तक के लिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। कि कोई भी ऑर्डर जो 144 सेक्शंस को लगाता है वो ऑर्डर 2 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं लगाया जा सकता। हाँ, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि नहीं अभी लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो सही नहीं हुई है, उसका रिजोल्यूशन नहीं हुआ है, इसे और आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो इसको फर्दर और आगे इसकी वैलिडिटी को बढ़ाया जा सकता है। अगले 2 महीने के लिए, मैक्सिमम से 6 महीनों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और ये सेक्शन अगर ऐसा लगता है कि हाँ अभी सिचुएशन नॉर्मल हो गई है तो इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, अब आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि सेक्शन 144 और कर्फ्यू में क्या अंतर है, क्योंकि कर्फ्यू में भी तो वही चीज़ें होती है, इसमें पाबंदी लग जाती है, आप पब्लिक मीटिंग को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते हो, और ये सारी चीज़ें बंद रहती है। तो इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, सेक्शन 144 किसी 4 या 4 से आदमी के ऊपर लगाया जाता है, किसी कंसर्न एरिया में लगाया जाता है, पर्टिकुलर एरिया में लगाया जाता है, जबकि कर्फ्यू आपका जो है ये ऑर्डर देता है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना होता है। ठीक है, घर से बाहर नहीं निकलना होता है किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, कि भाई कर्फ्यू लगा हुआ है, इतने टाइम के लिए लगा हुआ है। मान लो जैसे कि कर्फ्यू देखते होंगे आपने, कोरोना टाइम जो कोरोना काल था उसमें कर्फ्यू लगाया गया कि रात के शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक के कर्फ्यू लगा दे। एक पर्टिकुलर पीरियड में कर्फ्यू लगा हुआ होता है, इस पर रेस्ट्रिक्शन होती है। ट्रैफिक पे आप ट्रैफिक को नहीं ले जा सकते। हाँ, कुछ एसेंशियल सर्विसेज होती है कि वो अलाउ होती है, मगर जैसे स्कूल, मार्केट, ऑफिसेज ये आपके बंद रहेंगे कर्फ्यू में। तो ये डिफरेंस होता है सेक्शन 144 जब लगता है और कर्फ्यू जब लगता है, इसमें कौन कौन सी सुविधा आपको दी जाती है, कौन कौन सी नहीं। तो ये, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारे आज के करंट अफेयर थे जो कि हमने डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ये जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।